हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो इससे इसे शुरू करने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के बारे में पढ़ना। तो जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे, तो उसे जानने के लिए हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, निवासी थे एवं चिकित्सक थे। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के। तो ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। और वहाँ में क्या थे? ये चिकित्सक थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक थे, निवासी वहीं के थे, स्विट्जरलैंड के, और चिकित्सक थे। तो इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम क्या था? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। जिसको आप लोग अपने अपने जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर में अलग अलग नामों से आता है। जैसे कुछ पेपर्स में या संज्ञानात्मक विकास, कुछ पेपर में पूछ लेते हैं ज्ञानात्मक विकास, कुछ पेपर्स में पूछ लेते हैं विकासात्मक विकास, और कुछ में अवस्था का सिद्धांत। ये चारों चीज़ें एक ही हैं और इसका एक ही नाम है, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। इसलिए इसलिए चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, अलग अलग पेपर में पूछ लेते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये सब चीज़ें एक ही नाम है। तो ये देख रहे हैं, ये जीन पियाजे हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? स्विट्ज़रलैंड में जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है। उन स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था। परिवर्तन मतलब जो डिफरेंसेस होते थे उनको उन्होंने खोजा था, और कई चीज़ें उन्होंने रिसर्च किया था कि क्या क्या परिवर्तन होने, क्या क्या एज डिफरेंस होने पर क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं। ये चीज़ उन्होंने देखा था, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे, ठीक है। कोऑग्निटिव डेवलपमेंट के इन्होंने 4 स्टेज बताए थे, ठीक है। पहली स्टेज क्या थी? संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और ये कब से कब तक होती है? ये 0 से या फिर जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसको ज़्यादातर एग्जाम्स पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको और दूसरे नामों से देखा जाता है तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये सवाल अलग अलग नामों से आ जाते हैं कि किसी इसका पहले वाले इस संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था किसको कहते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है। तो आपके एग्जाम से ये ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो गया संवेदी गामक अवस्था, और उसके बाद दूसरा हो गया आपका पूर्व या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये इसको इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होता है? ये आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे को इसमें रखा गया है। तीसरी अवस्था आपकी आ जाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है, इन्होंने रखा था। और उसके बाद 11 से 15 वर्ष तक आयु को उन्होंने कहा था औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये आप लोग के एग्जाम से पूछ लेते हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्थाओं के अलग अलग नाम हो जाते हैं। नाम को भी ध्यान रखिएगा, कहीं आपको संवेदी गामक पूछ लेते हैं, कभी आपको इंद्रिय जनित गामक अवस्था पूछ लेते हैं, या फिर इंग्लिश में आपको पूर्व पूछ लेंगे, या फिर कभी हिंदी में पूर्व पूछ लेंगे, या फिर प्राक पूछ लेंगे। तो दोनों नामों को आप लोगों को जानना जरूरी है। या फिर अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में सिंपल एक सिंगल नेम है, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के बालकों को कहा जाता है, जीन पियाजे ने कहा था। और बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें अगर इसमें पूछा जाए कि बच्चा कैसे सीखता है, तो इसमें कहा जाएगा बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियां फिर इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? टोटल 5 होती हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा। कौन कौन सी होती हैं? आँख होती है, ठीक है, कान हो गई, नाक हो गई, त्वचा हो गई, और जीभ हो गई। ये आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। बालक की 5 इंद्रियां हो गई जिनके माध्यम से वो सीखता है, ठीक है। तो गामक क्रियाएं कौन कौन सी हुई? जैसे पकड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया, चूसना हो गया आदि। ये सब गामक क्रियाएं वो बालक करता है, ठीक है। जैसे आप छोटे बालक को अगर उंगली पकड़ाते हैं तो वो पकड़ लेता है। छोटे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसी प्रकार ये सब गामक क्रियाएं हो गई।
प्रकाश के प्रति सचेत होता है। ठीक है, किसके प्रति? प्रकाश के प्रति सचेत होता है। तो ये भी एग्जाम में आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि एक छोटा बालक कौन सी अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत होता है, तो इसमें आप लोग लगाएंगे संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, तो प्रकाश के प्रति सचेत का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई प्रकाश, किसी तरफ से लाइट आती है, किसी तरफ से लाइट पड़ती है, जिस तरफ से लाइट जलती है, तो बालक उसकी ओर देख के आकर्षित या उसका फोकस उस साइड चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है बालक। तो सेकेंड अवस्था क्या है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालक को जीन पियाजे ने इसमें रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बालक जो है पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगता है। बालक चित्रों का प्रयोग शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। बालक चित्रों का प्रयोग शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। प्रतीकात्मक खेल कौन कौन से होता है? जैसे लुका छुपी हो गए, ये सब हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये प्रतीकात्मक खेल हो गया। सही अनुपात, रेशियो का अंतर नहीं कर पाता है बालक। ठीक है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अंतर नहीं कर पाता। जैसे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे आपने उनके सामने कुछ भारी चीज़ रख दिया, एक तरफ 1 किलो रुई रख दिया और एक तरफ आपने लोहा रख दिया, तो वो उन चीज़ों का डिफरेंस वो नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है, कौन सी हल्की है। ये सब रेशियो का वो अंतर नहीं कर पाता है। ये चीज़ इसमें है, तो उसको लगेगा कि रुई बड़ी रखी है तो रुई का वेट ज़्यादा होगा, पर दोनों का वेट सेम होगा। ये चीज़ वो बच्चा अंतर नहीं कर पाता है और सही प्रकार से चित्र नहीं बना पाता, मतलब अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाता। ये चीज़ हो गई। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जीववाद। जीववाद क्या होता है? बच्चा सजीव एवं निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हो जाता है जीववाद। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने गुड्डे के साथ खेलता है। ठीक है, उसको लगता है वो गुड्डा जीवित है, उसको मतलब वो कह देता है कि गुड्डा सो जाओ, वो गुड्डा मेरा है, उसको गिर जाता है, चोट लग जाती है, उसको ऐसी फीलिंग आती है वो गुड्डा लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जीववाद के जो गुण होते हैं वो इसी स्टेज में बालक के पास होते हैं। और सजीवता को गुण देखने मरते हैं, वही चीज़ है, यही चीज़ है। और इसी स्टेज में हम देखते हैं कि अहम केंद्रित की भावना, ईगोसेंट्रिज्म की भावना जो होती है वो बालक में जागृत होती है या फिर इसी स्टेज में रहती है कि बालक जो कर रहा है वो सोच रहा है सब सही है। ठीक है, बालक जो कर रहा है सोच रहा है सब सही है। जैसे वो कहता है कि अहम केंद्रित की भावना, इको सेंट्रिज्म, बालक जो कर रहा है सोच रहा है सब सही है। जैसे एक बालक अपने कमरे में जाता है और मम्मी से कहता है कि मम्मी चलिए बाहर वो फूल लगा हुआ है, उसे देखिए वो कितना अच्छा है। तो उनकी माता जी ने उनसे कहा कि वो कैसा है फूल, किस कलर का है, तो उसने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, वो उसे अपनी बात बताने लगा कि चलो मम्मी से बाहर देखो। तो उसमें ये हुआ कि बालक जो था उसने अपनी बात बताने की ही बात सोचा और बाकी वो किसी चीज़ से नहीं मतलब रखा, वो उसको जो बात अपनी बात बतानी है बस उसी पे वो फोकस रखता है और कहता है चलिए मम्मी देखिए। यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म की भावना आ जाती है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अपलटावी के गुण, इर्रेस्पेबिलिटी के गुण आ जाते हैं। जैसे 2+4 6 होता है, पर बालक 4+2 कितना होगा ये नहीं बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुण भी आ जाते हैं कि अपलटावी के गुण भी इसी स्टेज में बालक के पास होता है। तो तीसरी अवस्था हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे ने 7 से 11 वर्ष के बालकों को इसमें रखा था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी आया था यूपी टेट 2018 में कि तृतीय अवस्था कौन सी है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 2000 यूपी टेट के 2018 के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो तर्क पर आधारित चिंतन होता है। ठीक है, चिंतन प्रारंभ हो जाता है बालक का। ठीक है, और किस पर आधारित होता है? तर्क पर आधारित रहता है चिंतन। और दूसरा पॉइंट क्या है? मूर्त चिंतन का समावेश। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक, उसी तरह यहाँ पर मूर्त चिंतन का समावेश होता है। तो मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकें, छू सकें या फिर पकड़ सकें। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं मूर्त चीज़ें। ठीक है, तो मूर्त चिंतन का समावेश मतलब जैसे यहाँ पे हम बालक को यहाँ पे 2 पेंसिल रख दिए,
तो वो उनको सोच के बता सकता है कि अगर हम लोग कहते हैं कि ये एक पेंसिल और एक पेंसिल कितनी पेंसिल होंगी, तो वो बता सकता है 2 पेंसिल, ठीक है। तो ये चिंतन उसने किया मूर्त अवस्था में। मूर्त का मतलब जो चीज़ उसके सामने रख दी गई है उसके आधार पर उसने उसको जोड़ा और उसको फिर बताया। तो मूर्त का मतलब वो जो चीज़ देख सके, छू सके या फिर उसको महसूस कर सके, पकड़ सके, ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, सही अनुपात का अंतर, ठीक है। तो सही अनुपात का अंतर लगाना जान जाता है, ठीक है। आकार की कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, भार का कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी भारी नहीं है। तो क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं, तो उसका डिफरेंस बताना, ठीक है। कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा क्रम को निर्धारित करना भी बच्चा सीख जाता है। और अनुपात का अंतर, जैसे कि आपको हमने पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि रुई और लोहे में कि कौन सा बड़ा है, कौन सा वजन है, ये सब चीज़ बताना कन्फ्यूजन रहता है। तो इस स्टेज में वो सीख जाता है कि 1 किलो रुई और 1 किलो जो आपका लोहा है उसका भार जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। उस चीज़ का ये अंतर बता सकते हैं। और गणितीय संक्रियाएं करता है, मतलब मैथमेटिकल या फिर अर्थमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, मतलब कुछ चीज़ छोटी मोटे गणित के सवाल को हल कर सकता है इस अवस्था में, ठीक है। इसलिए ये अवस्था इंपॉर्टेंट भी है आपकी। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे ने 11 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को इस स्टेज में रखा है। तो इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे चौथी अवस्था, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं चौथी अवस्था कौन सी है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो इसमें लग जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जिसको या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक, ठीक है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को बालक छू सके, पकड़ सके, ठीक है, देख सके, उनको हम लोग मूर्त कहते हैं। और इसमें अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का अर्थ क्या होता है, जिन चीज़ को हम लोग देख ना सकें, ठीक है, काल्पनिक मान सकते हैं कि मन में बच्चा सोचने लगता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, मन का मतलब कि बिना देखे, तो जो मन में सोचने वाला कार्य होता है वो स्टार्ट कर देता है। तो वही चीज़ में आपके एग्जाम्स पूछ लेते हैं कभी कभी कि अमूर्त चिंतन बालक कब करने लगता है, तो आपका उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। उसी तरह आपका आता है अंकों का प्रयोग करने लगता है बालक, ठीक है। गणित के अंकों का प्रयोग करने लगता है जोड़ने घटाने के लिए। समस्या समाधान करने लगता है बालक, ठीक है। कोई समस्या आ जाती है तो उसको समस्या सॉल्यूशन देने लायक हो जाता है इस स्टेज तक बालक। और कार्य और कारण को समझता है, कार्य एवं कारण को समझता है कि ये कार्य क्यों हुआ है, ठीक है। छोटा कार्य कौन सा है, बड़ा कार्य कौन सा है, ये सब चीज़ें बालक समझने लगता है। तो इसलिए ये स्टेज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समस्या समाधान बालक कब करने स्टार्ट कर देता है, चौथी स्टेज में करता है ये चीज़। और बाकी अमूर्त चिंतन बालक का प्रारंभ कर देता है। चिंतन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त और एक होता है अमूर्त, ठीक है। तो जो मूर्त चिंतन करने लगता है वो आपकी तीसरी स्टेज में करता है, जो अमूर्त चिंतन करता है वो आपका चौथी स्टेज में आ जाता है कि अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों चीज़ में डिफरेंस यही है, ये क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, 2 स्टेटमेंट देखते हैं कि सीखने का अर्थ है ज्ञान निर्माण करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये पियाजे ने कहा था कि सीखने का अर्थ है ज्ञान निर्माण करना। उसी प्रकार दूसरी स्टेटमेंट है कि बच्चे सच्चे ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था, ये पियाजे ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से आप लोग पहले ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको और शेयर भी करें। तो तीसरा है आपका लास्ट टॉपिक है आपका अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। तो अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। वातावरण के साथ खुद को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आत्मसातकरण या फिर एसिमिलेशन, और दूसरा होता है समायोजन या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही हम आपका कहलाता है आत्मसातकरण, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये है दो, जैसे किसी कोई बालक होता है वो किसी कुत्ते को देखता है, ठीक है।
तो कुत्ता देखता है तो उसमें क्या देखता है कि उसके क्या होता है, 4 टांगे हैं, मूछें हैं और वो क्या करता है, भौंकता है। तो जब बालक ने किसी कुत्ते को देखा तो उसने ये समझ लिया कि कुत्ता क्या होता है, जिसके 4 टांगे हों, मूछें हों और वो भौंकता हो। तो जब बालक ने किसी दूसरे कुत्ते को देखा तो उसने क्या देखा कि इसके भी 4 टांगे हैं और ये भौंकता भी है और इसके मूछें भी हैं, तो वो समझ गया कि यह कुत्ता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ा, ठीक है। क्या किया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा और उसको समझ गया कि ये कुत्ते ऐसे होते हैं कि जिनके 4 टांगे हों, वो भौंकते हों और मूछें हों, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे के अंदर आत्मसात्करण हुआ, ठीक है। तो दूसरी क्या चीज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ होती है समायोजन, ठीक है। समायोजन क्या चीज़ होगा, तो समायोजन आपका होता है एकोमोडेशन, जिसको पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाने को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन। ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया हुआ, सीटेट में आया हुआ है आपका कि समायोजन किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, उसने जब बालक को ये बात पता हो गई कि जिसके 4 टांगे हैं और जो जिसके मूछें हैं और जो भौंकता है वो कुत्ता होता है, ठीक है, उसको ये चीज़ का पता चल गया। लेकिन जब बालक ने किसी बिल्ली को देखा, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि 4 टांगे बिल्ली की भी हैं, ठीक है, और उसके मूछें भी हैं, पर उसने क्या देखा कि वो भौंकता भौंकता नहीं है, वो म्याऊं करती है, ठीक है। तो उसको डिफरेंस लगा कि ये जो म्याऊं करती है वो बिल्ली है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे ने ये देखा और उसको पता चल गया कि उसके ज्ञान में जो हुआ परिवर्तन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, परिवर्तन या फिर बदलाव हो गया। तो यहाँ पर समायोजन का अर्थ यही होता है, ठीक है, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल उसने बैठाला और फिर वो चीज़ सीखा, ठीक है। तो और डिफरेंस देखा कि कुत्ता और बिल्ली में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं स्कीम्स क्या होता है। तो स्कीम्स होता है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन से तरीके, जब बालक को भूख लगती है, ठीक है, तो वो रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तब वो रोता है क्योंकि उसे पता होता है कि रोने से उसको दूध मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को उसको ज्ञान होता है कि भूख रोने से उसको दूध मिलेगा, इसलिए बच्चा रोता है। तो किसी काम को करने का उसका तरीका है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए बस इतना ही समझेंगे, यहाँ पर स्कीम्स इसी को कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, माइंड से जुड़ी होती हैं, उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बालक बॉल पकड़ते हैं या फिर आइसक्रीम चूसते हैं, ठीक है। तो जैसे बॉल पकड़ते हैं तो बॉल जो है उनका हाथ पकड़ता है, ठीक है, लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा संचालित हो रही है, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है क्रिया, ठीक है। और उसी तरह आइसक्रीम चूसने का काम क्या जबान करती है, जीभ करती है, पर ये क्रिया किससे जुड़ी है, ये आपके मस्तिष्क से जुड़ी है। तो इसको यहाँ पर स्कीमा कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, उसी तरीके से जैसे इस बालक ने बॉल को पकड़ा है तो ये इसके हाथों ने पकड़ा है पर इसके मस्तिष्क द्वारा ये क्रिया कराई जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार ये आइसक्रीम का एग्जाम्पल भी हो गया।